फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 25 साल में पहली बार कामगार पुरुषों की संख्या घटी, मोदी सरकार ने छुपाई रिपोर्ट। देश में बेरोजगारी को लेकर एक और आंकड़ा सामने आया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ के पैरा ऑडिट लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस 2017-18 के डेटा के मुताबिक देश में करीब 25 सालों में पहली बार पुरुष कार्यबल में गिरावट आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 के बीच भारत में कामगार पुरुषों की संख्या 28.6 करोड़ रही। एनएसएसओ ने पिछले सर्वे 2011-12 में किया था। उस समय भारत में कामगार पुरुषों की संख्या 30.4 करोड़ थी। इससे ये साफ होता है कि पिछले 5 साल में पुरुष कार्यबल में भारी गिरावट आई है। 1993-94 के बीच भारत में पुरुष कार्यबल की संख्या 21.9 करोड़ थी, जो 2011-12 में 30.4 करोड़ हुई। 1993-94 के बाद और 2011-12 से पहले इसमें गिरावट नहीं आई थी, लेकिन मोदी सरकार के शासनकाल में यानी 2017-18 के बीच इसमें गिरावट आ गई। बता दें कि ये वही रिपोर्ट है जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में जारी होने से रोक दिया था। सर्वे के मुताबिक पुरुष कार्यबल में गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आई है। हालांकि ये गिरावट ग्रामीण इलाके में ज्यादा है। जहां ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कार्यबल में 6.4% की गिरावट आई है, वहीं शहरी क्षेत्र में ये आंकड़ा 4.7% रहा। गौरतलब है कि केवल पुरुषों के ही नहीं बल्कि महिलाओं की नौकरियों में भी कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार 68% कम हुआ है, वहीं शहरों में पुरुषों के रोजगार में 96% की गिरावट हुई है। बता दें कि सरकार ने अभी तक पीएलएफएस के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझकर ये रिपोर्ट बाहर नहीं आने दे रही है। इससे सरकार के रोजगार बढ़ने के दावे झूठे साबित हो सकते हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने एनएसएसओ की उस रिपोर्ट को भी जारी नहीं किया था, जिसमें बताया गया था देश में बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कांग्रेस डॉक्टर और इंजीनियर बनाती थी, लेकिन पीएम मोदी पूरे देश को चौकीदार बनाने में लगे हैं। देश में चौकीदार पर छिड़ी बहस के बीच दो धुरी है। एक खाए पिए चौकीदारों की टोली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट और बीजेपी नेता शामिल है। दूसरी तरफ वो चौकीदार है जो चंद पैसों के लिए दिन रात फैक्ट्रियों और लोगों के गेट पर चौकीदारी करते हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को देश का सबसे बड़ा चौकीदार बता रहे हैं और उनकी पूरी कैबिनेट मंत्री उनके नक्शे कदम पर चलकर वो भी अपने को चौकीदार बता रहे हैं। मगर इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौकीदारी में राफेल विमान में 30,000 करोड़ की चोरी हो जाती है, लेकिन चौकीदार कुछ कर नहीं पाते। अगर ये किसी सचमुच के चौकीदार के रहते चोरी हो जाती तो अब तक उसकी नौकरी चली जाती। बता दें कि राफेल विमान में हुए भ्रष्टाचार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरना शुरू किया। राहुल अपनी सभी रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम को पुकारने लगे कि चौकीदार चोर है। इसी के चलते आम लोग के मुंह पर भी चढ़ने लगा था और वो भी चौकीदार चोर है बोलने लगे थे। इतने में प्रधानमंत्री मोदी से बाजी पलटते हुए मुहिम चला दी कि मैं भी चौकीदार। सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता, कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपने नाम से पहले चौकीदार लगा रहे हैं। अब बहस पुलवामा से होते चौकीदार पर आ चुकी है। लोकसभा चुनाव होने में अब चंद दिन ही बचे हैं। लोग चौकीदार के बारे में बात करने लगे हैं। बात में पक्ष विपक्ष दोनों शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर पता चल रहा है कि लोग अब पीएम मोदी की चौकीदारी मुहिम के बारे में बात करने लगे हैं। इसी के चलते टीवी पत्रकार प्रशांत कुमार यूपी के मिर्जापुर पहुंचे। यहाँ लोगों से बात करते हुए प्रशांत ने एक वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में लोगों से सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि अब भारत में कुछ बचा नहीं है तो सब चौकीदारी ही करेंगे। असल में कांग्रेस देती थी डॉक्टर, इंजीनियर और चौकीदार इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो पीएमओ से राफेल की फाइलें गायब हो जा रही हैं, हमला हो जा रहा है, कई लोग शहीद हो जा रहे हैं। जो मोदी राफेल का ठेका एचएएल से लेकर दिवालिया अंबानी को दे, वो क्या चौकीदारी करेंगे? पिछले दिनों भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान राफेल का ठेका लेने वाले अनिल अंबानी मुश्किलों में घिर गए।
जिसे लेकर रिलायंस कम्युनिकेशन को फाउंडर अनिल अंबानी अवमानना मामले में दोषी पाए गए थे। इस मामले में अनिल अंबानी का जेल जाना लगभग तय हो गया था, मगर अनिल अंबानी के लिए मुकेश अंबानी राम बनकर उनके सामने प्रकट हुए और उनका 550 करोड़ रुपए चुका दिया। जेल जाने का खतरा जो सिर पर मंडरा रहा था वो अब टल गया, क्योंकि उनके भाई मुकेश अंबानी ने उनके पैसे दे दिए। अब अहम सवाल ये है कि क्या ऐसे शख्स को राफेल का ठेका दिया जाना चाहिए जो दिवालिया हो चुका है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो राफेल डील को घोटाला बताने पर विपक्ष को झूठा करार दे रहे हैं, क्या वो इस बात से भी मुंह फेर लेंगे कि अनिल अंबानी कर्जे में डूबे हैं? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कर्जदार एक लड़ाकू विमान बनाएगा। सवाल ये भी उठता है कि पीएम मोदी जिस चौकीदार शब्द को भुनाने में लगे हैं, वो शब्द अपने आप में सुरक्षा की गारंटी देता है। उसी नाम को इस्तेमाल कर चौकीदारी की पूरी परिभाषा ही बदल देने की कोशिश जारी है। होली से एक दिन पहले पीएम मोदी 25 लाख चौकीदारों से रेडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं, मगर क्या वो इस मौके पर जनता को ये जवाब दे सकते हैं कि उनसे चौकीदारी नहीं हो पाई? चाहे वो राफेल डील का मामला हो या फिर नीरव मेहुल और विजय माल्या जैसे कई कारोबारियों का भाग जाना, तो भारतीय बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर विदेश चले गए और सरकार उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में लाखों करोड़ और फूंक रही है। बीजेपी कहती है कि इस बार का लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद पर लड़ा जाएगा, जिसे मैं भी चौकीदार प्रचार के जरिए कहा जाता है। मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ। अब ये जनता को सोचना और समीक्षा करना है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या। लेकिन पीएम मोदी से ये सवाल जरूर होना चाहिए कि जो दूसरे देश की कंपनी का पैसा ना चुका पाया हो, उसका क्या भरोसा है कि वो राफेल विमान ईमानदार से बनवाएगा और देश के वायु सैनिक सुरक्षित रहेंगे। वैसे कांग्रेस इस बात का दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही अनिल अंबानी की नई कंपनी रिलायंस एरोसेक्टर लिमिटेड को राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर बनाया गया है। अब अनिल अंबानी की कंपनी में ऐसी खूबी थी जो अनुभवी एचएएल को नजरअंदाज कर ज्यादा अहमियत रिलायंस को दी गई। चौकीदार और प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना अभी बाकी है। मोदी जी, जिसके पास अपना कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, वो इतना महंगा राफेल कैसे बनाएगा? पूछते हैं अजित अंजुम। रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के को फाउंडर अनिल अंबानी को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में अनिल अंबानी का जेल जाना लगभग तय हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बचा लिया। दरअसल आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया थे। उसने सुप्रीम कोर्ट की आदेश के मुताबिक तय समय पर भुगतान नहीं किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी पाया और कहा कि अगर एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए चुकाए तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ेगा। अनिल अंबानी की आर्थिक स्थिति इस कर्ज को चुकाने की नहीं थी, जेल जाना पड़ सकता था। ऐसे में भाई मुकेश अंबानी ने बकाया भुगतान करने में अनिल अंबानी की मदद की। मुकेश अंबानी की मदद के बाद अनिल अंबानी पर जो जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है। अनिल अंबानी ने सोमवार को एक बयान जारी कर मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी का शुक्रिया अदा किया। इस पूरे घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने लिखा है, मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही है कि अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाने के लिए उनके कर्जे का भुगतान भ्राताश्री मुकेश अंबानी कर रहे हैं, तो राफेल का इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? इतने बड़े गरीब को इतना बड़ा काम। गौरतलब है कि अंबानी ब्रदर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। कांग्रेस इस बात का दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही अनिल अंबानी की नई कंपनी रिलायंस एरोसेक्टर लिमिटेड को राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी का खुलासा, नीरव मोदी को बचाने के लिए जेटली ने ली थी सोने की बिस्किट। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मोदी सरकार से नजदीकियों की परतें खुलती जा रही है। अब नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप अरुण जेटली पर लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर काफी मेहनत किया, लेकिन वित्त मंत्रालय की वजह से इसमें देरी हुई। यहाँ तक कि उन्होंने सोने का बिस्किट भी लिया। अगर वित्त मंत्रालय सचेत रहता तो नीरव मोदी कभी देश छोड़कर नहीं जा सकता था।
हमें इसके लिए वित्त मंत्रालय में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ऐसे समय आया है जब ईडी के अनुरोध करने पर लंदन पुलिस ने नीरव मोदी की गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बता दें कि लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यार्पण वारंट जारी किया है। इसके बाद लगभग नीरव की गिरफ्तारी तय है। अब नीरव मोदी के पास वारंट जारी होने के बाद दो ही विकल्प है, या तो वो किसी पुलिस सरेंडर कर दे या फिर वारंट को तमिल कराने के लिए जिम्मेदार मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारी उसे गिरफ्तार करेंगे। वैसे नीरव मोदी के भारत लाने की तैयारी लोकसभा चुनाव में फायदा लेने की भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक का प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिकरण किया, उससे तो यही लगता है कि नीरव चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।